हेलो फ्रेंड्स, टू एटेंस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और 19 अक्टूबर से हमारी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट होगी, तो दिशा निर्देश भी आ चुके हैं। तो 19 अक्टूबर से जो भी हमारे बच्चे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं तो वो ऑफिस में आके संपर्क कर लें, ठीक है। हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो होगा लोधी वंश। लोधी वंश, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा लोधी वंश का है। इसके पहले हम लोगों ने इसकी प्रीवियस वाली क्लास में सैयद वंश को खत्म कर लिया है। मध्यकालीन भारत के जो सीरीज चल रही थी हमारी, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम से महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, उसके बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में खत्म कर लिया है। लोधी वंश हमारा बचा, तो इसको लोधी वंश हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने गुलाम वंश पढ़ा था। गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो कैकुआत था। कैकुआत को मारकर खिलजी वंश आया। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो मुबारक खिलजी था। उसके बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो पहला शासक था, तुगलक वंश का जो प्रथम शासक था, तो तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिरोज तुगलक के बाद बहुत सारे जो अयोग्य शासक थे, फिरोज तुगलक के बाद बहुत सारे अयोग्य शासक आए, जैसे अब्रुबक हुआ, मोहम्मद शाह हुआ, सिकंदर शाह हुआ। और सबसे जो तुगलक वंश का आखिरी शासक था वो नसरुद्दीन महमूद अंतिम तुगलक शासक था। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश, ठीक है। सैयद नसरुद्दीन महमूद जो तुगलक था, उसके समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। और मंगोलों का जो सरदार था खिज्र खान ने तुगलक वंश के अंतिम शासक को हराकर सैयद वंश की स्थापना की थी। एक्चुअली जो खिज्र खान था, तो खिज्र खान ने दिल्ली को जीतकर, और उसके साथ खिज्र खान के साथ जो उसका तैमूर था, खिज्र खान ने एक्चुअली जीता नहीं था। तैमूर ने आक्रमण किया था नसरुद्दीन महमूद के समय, और तैमूर ने दिल्ली को जीता था, ठीक है। तैमूर जब यहां से जा रहा था तो काबुल का क्षेत्र, सिंध का क्षेत्र है ना, उसको देकर खिज्र खान को देकर चला गया और अपने लड़के शाहरुख को यहीं छोड़ गया था। तो खिज्र खान जो था उसने सैयद वंश की स्थापना की, और शाहरुख के अंतर्गत इसने सैयद वंश को चलाया और दिल्ली में शासन किया। याद रखना, तैमूर जो था, तैमूर ने अपने पुत्र शाहरुख को यहाँ छोड़ गया था, और शाहरुख के अंतर्गत ही खिज्र खान सैयद वंश चला रहा था। शाहरुख के अंतर्गत जैसा जैसा शाहरुख बोलता था वो ऐसा ही करता था खिज्र खान। और खिज्र खान के बाद ये प्रथम शासक था, और इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का आखिरी शासक हुआ। अलाउद्दीन आलम शाह को हराया नहीं गया था। अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वतः ही गद्दी छोड़ दी थी। अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वतः ही गद्दी छोड़ दी थी, क्योंकि बहलोल लोधी ने उससे कहा था कि भाई अगर आपको छोड़ना तो छोड़ दीजिए, नहीं हम युद्ध में आपको हरा देंगे, मार देंगे। तो उसने स्वतः ही गद्दी छोड़ दी थी। और गद्दी छोड़ने के बाद बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की, और उसके बाद यह पहला अफगान शासक था। बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की। बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की। किसकी भाई? लोधी वंश की, ठीक है। बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की। यह प्रथम अफगान था। यह प्रथम अफगान शासक था। कौन? बहलोल लोधी। यह क्वेश्चन पूछा जाता कि प्रथम अफगान शासक था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोधी। कौन था भाई? बहलोल लोधी ने दिल्ली के प्रथम अफगान शासक के रूप में दिल्ली की सत्ता संभाली थी, ठीक है। ये प्रथम अफगान शासक था। इसकी
इसने पहली बार अफगानी साम्राज्य की स्थापना की। अफगानी साम्राज्य की स्थापना दिल्ली में की। अफगानी साम्राज्य की स्थापना दिल्ली में की थी। इसके बाद देखो, जो अफगान साम्राज्य था, इसका जो राजनीतिक प्रशासन था, है ना, इसका जो प्रशासन था वो राजनीतिक ना होकर कुलीन तंत्री था, है ना, राजतंत्री ना होकर इनका शासन राजतंत्रीय ना होकर कुलीन तंत्रीय था। राजतंत्री नहीं था, है ना, कुलीन तंत्री था। अब राजतंत्री का मतलब होता था कि जो जो मतलब सुल्तान था, है ना, जो सुल्तान था उसके बाद आने वाला जो सुल्तान होगा उसको पता नहीं था कौन होगा। जो जिसके अंदर सुल्तान की क्वालिटी होगी वही बनेगा सुल्तान, ठीक है। लेकिन जो कुलीन तंत्री शासक था, ये अफगानों में क्या होते थे, जो अफगान सरदार होते थे, अफगान सरदार ही सेलेक्ट करते थे नेक्स्ट सुल्तान। जो नेक्स्ट सुल्तान होता था उसको अफगान सरदार ही सेलेक्ट करते थे, है ना, उसको अफगान सरदार ही सेलेक्ट करते थे। तो इनका शासन राजतंत्री ना होगा, कुलीन तंत्री था, ठीक है। कुलीन तंत्री इनका राजतंत्र था। बहलोल लोदी जो था, बहलोल लोदी का जो मुख्य उद्देश्य था, इसने जौनपुर को 1484 में दिल्ली में मिलाया। बहलोल लोदी ने क्या किया था, जौनपुर को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ला दिया था। जो जौनपुर रियासत थी उसको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लाने वाला सुल्तान कौन था, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने, जो लोदी वंश था, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोदी ने की थी। यह प्रथम अफगान शासक और दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगानी साम्राज्य स्थापित करने वाला सुल्तान था। इसका जो लोदी वंश का या बहलोल लोदी का जो शासन था वो राजतंत्री ना होकर कुलीन तंत्री था। कैसा था, कुलीन तंत्री। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कुलीन तंत्री था। इसने जौनपुर को 1484 में दिल्ली में मिलाया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। जौनपुर को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लाने वाला सुल्तान कौन था, जौनपुर को दिल्ली के सल्तनत लाने वाला सुल्तान बहलोल लोदी था। कौन था भाई, बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी। अब इसके बाद देखो बहलोल लोदी ने क्या किया, ये जब सुल्तान बना था तो इसने गाजी के नाम से दिल्ली पर राज किया। दिल्ली पर राज किया किसके नाम से भाई, गाजी के नाम से। इसने गाजी के नाम से दिल्ली पर राज किया था। इसका गाजी की उपाधि लेकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। इसने क्या किया, अफगानों को भारत में आमंत्रण, इसने अफगानों को भारत आने का न्योता दिया। भारत आने का न्योता दिया। इसने अफगानों को भारत आने का न्योता दिया, ठीक है। ये गाजी के नाम से दिल्ली गद्दी पर बैठा था और इसने अफगानों को भारत में आने का न्योता दिया था। इसने क्या किया था, बहलोल सिक्के चलाए थे। इसने बहलोल सिक्के चलाए थे, ठीक है। जो बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी दिल्ली गद्दी पर गाजी के नाम से बैठा था, है ना। इसने अफगानों को भारत आने का न्योता दिया था। इसने बहलोल नामक सिक्के चलाए थे। क्योंकि इसका नाम गाजी के बाद बहलोल लोदी ही था तो उसने अपने नाम से सिक्के चलाए थे, ठीक है। इसने क्या किया, ये एकमात्र ऐसा शासक था जिसने कभी सिंहासन ग्रहण नहीं किया। ये सिंहासन पर नहीं बैठता था, ठीक है। यह एक
साधारण व्यक्तित्व वाला सुल्तान था। यह एक साधारण व्यक्तित्व वाला सुल्तान था जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा राजा था, जो सुल्तान था, जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। ठीक है, इसका जो उत्तराधिकारी था, इसका उत्तराधिकारी था सिकंदर लोदी। इसका उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी था। इसका उत्तराधिकारी कौन था? सिकंदर लोदी। तो बहलोल लोदी के बारे में अभी तक आपने इतनी जानकारी ली है कि यह पहला अफगान शासक था। इसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1484 में मिलाया था। इसने बहलोली नामक सिक्के चलाए थे, है ना। यह प्रथम अफगान शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर अफगानी साम्राज्य की स्थापना की थी। इसने अलाउद्दीन आलम शाह, है ना, अलाउद्दीन आलम शाह जो सैयद वंश का अंतिम शासक था, उसको हरा कर नहीं, मतलब उसको गद्दी से नीचे उतारकर अपना गद्दी पर बैठा था। ठीक है, याद रखना, हराया नहीं था। तो जो इब्राहिम लोदी था उसने अलाउद्दीन आलम शाह को गद्दी से उतारकर खुद गद्दी पर बैठा था। और जो बहलोल लोदी का जो उत्तराधिकारी था, वो कौन था? बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी था। अब उस सिकंदर लोदी के बारे में लोदी वंश में बहुत चर्चा की गई है। ये एकमात्र शासक था जिसने सुल्तान के रूप में पूरा कार्यकाल अपना, अच्छे सुल्तान के रूप में पूरा कार्यकाल निकाला था। ठीक है, सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी एकमात्र सुल्तान था जिसने पूरा कार्यकाल सुल्तान की तरह निकाला। ये एकमात्र ऐसा सुल्तान था सिकंदर लोदी जिसने सुल्तान की तरह पूरा कार्यकाल व्यतीत किया। इसके पहले जो बहलोल लोदी था वो तो ऐसा था कि भाई वो सिंहासन पर ही नहीं बैठता था। और इसके आगे जो आएगा, जो इब्राहिम लोदी आएंगे, वो भी ऐसे ही रहेंगे। एकमात्र शासक सिकंदर लोदी था जिसने एक पूरा अपना कार्यकाल एक सुल्तान के रूप में पूरा किया। ठीक है, इसने क्या किया? 1504 में आगरा की स्थापना की। आगरा की स्थापना इसने क्यों की थी? आगरा की स्थापना की, इसका उद्देश्य राजस्थान पर शासन, इसका उद्देश्य राजस्थान पर शासन व व्यापार करना था। जो इसने आगरा को अपना सेंटर बनाया था तो उसका मेन पर्पस था राजस्थान के लिए व्यापार और राजस्थान पर शासन चलाना। इसका मेन उद्देश्य था आगरा नगर की स्थापना करना। तो आगरा की स्थापना 1504 में किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी। ठीक है, 1504 में आगरा की स्थापना की थी। इसके बाद 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। 1506 में आगरा को क्या बनाया? राजधानी बनाया। 1506 में इसने आगरा को राजधानी बनाया। इसने क्या किया था? खाद्यान्न कर व अधिक व्यापार कर को पूर्णतः समाप्त किया, जिससे
व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक है, इसने क्या किया था, यह एकमात्र सुल्तान था जिसने पूरा कार्यकाल सुल्तान के रूप में व्यतीत किया। याद रखना, आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 1504 में। क्यों की थी? राजस्थान से व्यापार और शासन के लिए। ठीक है, इसके बाद आगरा को राजधानी कब बनाया? 1506 में। आगरा को राजधानी कब बनाया था? 1506 में। और इसने क्या किया था, जो खाद्यान्न की चीजों पर कर थे, खाद्यान्न कर थे, जैसे उपज का ना, उपज में कर, और जो खाने पीने की चीजों में कर था, और व्यापार में जो बहुत सारे, क्योंकि अफगान सरदार इसके समय में व्यापारी थे, और अफगान सरदार जो थे उनके कहने पर, ये याद रखना, जो सिकंदर लोदी था वो अफगान सरदार की बहुत कम बातें मानता था, जो मानने लायक होती थी वही मानता था। अफगान सरदार ने रिक्वेस्ट की कि भाई व्यापार जो है बहुत नीचे आ रहा है, व्यापार जो बहुत नीचे आ रहा है, इसलिए इसको सही करने के लिए आप जो बहुत सारे टैक्स हैं उनको हटा दीजिए। जैसे नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे टैक्स हटाकर एक टैक्स मात्र जीएसटी लाया। ठीक है, एक वन टैक्स वन नेशन। उसी तरह से इसने क्या किया था कि बहुत सारे टैक्स को हटाकर एक टैक्स भी लगाया था। तो बहुत सारे जो कठिन टैक्स थे उनको समाप्त किया। ठीक है, तो 1504 में इसने क्या किया था? आगरा की स्थापना की थी। 1504 में आगरा की स्थापना की थी और 1506 में उसको राजधानी बनाया था। दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने। तो आगरा की स्थापना कब की गई थी? 1504 में। और आगरा को राजधानी कब बनाया गया था? 1506 में। आगरा की स्थापना करने का मेन उद्देश्य राजस्थान था। राजस्थान पर शासन और व्यापार के लिए इसने ये सारे काम किए थे। इसके बाद इसने क्या किया? नाप के लिए गज सिकंदरी, जो नाप तौल होता था ना, नाप के लिए गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी बनाया, जो 30 इंच के बराबर था, जो 30 इंच के बराबर था। ठीक है, गजे सिकंदरी नाप के लिए बनाया था। एक गजे सिकंदरी में 30 इंच होते थे। इसने क्या किया? मुहर्रम और ताजिया, मुहर्रम व ताजिया को बंद कराया, मुहर्रम व ताजिया को बंद कराया, मुहर्रम व ताजिया को बंद कराया। ठीक है, और मस्जिदों को, मुहर्रम और ताजिया को बंद कराया, मस्जिदों को स्कूल में परिवर्तित किया, मस्जिदों को स्कूल में परिवर्तित किया। ठीक है, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, है ना। एक ब्राह्मण को इसलिए सजा दी, इसलिए फांसी दी कि उसने, इसलिए फांसी दी थी कि उस ब्राह्मण ने यह कह दिया था कि हिंदू मुस्लिम पवित्र धर्म है। ठीक है, अब देखो, एक यहां से फैक्ट आपने निकाला कि इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर पुनः लगाया, जजिया कर लगाया। तो अगर हम क्वेश्चन ये पूछे कि तुगलक वंश का वो कौन सा शासक था, तुगलक वंश का वो कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? हमने आपको बताया था। तो तुगलक वंश का वो शासक था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर पुनः जजिया कर लगाया था, जजिया कर लगाया। अगर क्वेश्चन आ जाए लोधी वंश का वो कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, तो आपका आंसर होगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने गजे सिकंदरी बनाया था। गजे सिकंदरी ना, जो नाप तोल की जाती है खेत वेत नापने के लिए या जमीन नापने के लिए या कुछ भी, तो
गजे सिकंदरी बना था। किसने? सिकंदर लोदी ने। एक गजे सिकंदरी किसके बराबर था? 30 इंच। ये मिलाने में पूछा जाता है ना, मिलान करिए वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। मुहर्रम और ताजिया को बंद कराया था। मुहर्रम और ताजिया जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है, इसको निकालने के लिए इसने प्रतिबंध लगा दिया था। और जितनी भी मस्जिद थी, तो मस्जिद में इसने क्या किया था कि मस्जिद को धार्मिक ना कहकर इसने शैक्षणिक संस्थान बना दिया था। मस्जिदों को धार्मिक स्थान ना बताकर इसने शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता दी थी। और इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। लोदी वंश का एकमात्र शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, सिकंदर लोदी। यही से क्वेश्चन अगर आ जाए कि तुगलक वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो वो आपका आंसर होगा कि फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। लोदी वंश पूछे तो सिकंदर लोदी, है ना, ठीक है। और तुगलक वंश पूछे तो फिरोज भाई तुगलक, फिरोज तुगलक। और इसने एक ब्राह्मण को इसलिए फांसी दी थी, ये सुन लेना, ब्राह्मणों को इसलिए, एक ब्राह्मण को इसलिए फांसी दी थी क्योंकि उसने इतना स्टेटमेंट दे दिया था कि हिंदू और मुस्लिम एक पवित्र धर्म है, हिंदू और मुस्लिम एक पवित्र धर्म है, इसलिए उसको फांसी दे दी गई थी। तो जो ये अपना ये राजा था सिकंदर लोदी, वो उसको ये नहीं पता था कि भाई हिंदू मुसलमान है, ये वो सिर्फ अपना अफगानी साम्राज्य जो कुलीन तंत्र होता है, कुलीन तंत्र के हिसाब से वो भी काम करता था। ठीक है, कुलीन तंत्र के हिसाब से वो भी काम करता था। अच्छा, इसका जो मेन उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य अफगान शासकों को, अफगान शासकों को ठीक अपने नियंत्रण में रखना था। अफगान शासकों को अपने नियंत्रण में रखना था, अपने नियंत्रण में रखना था, अफगान शासकों को अपने नियंत्रण में रखना था। ठीक है, और ये ऐसा शासक था जो कभी दाढ़ी नहीं रखाता था। ये कभी दाढ़ी नहीं रखता था। ठीक है, ये ऐसा शासक था जो कभी दाढ़ी नहीं रखता था। इसने दक्षिण बिहार और बंगाल के नवाब, दक्षिण बिहार और बंगाल के नवाब हुसैन शाह से, दक्षिण बिहार तथा बंगाल के नवाब हुसैन शाह से मित्रता की संधि की। मित्रता की संधि की। ठीक है, मित्रता की संधि की। ठीक है, इसने क्या किया था, ये बहुत बड़ा राइटर था। इसने गुलरुखी के नाम से, गुलमुखी के नाम से फारसी कविताएं लिखी। ठीक है, तो लोदी वंश का ऐसा राजा जो एक कवि भी था, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का मेन उद्देश्य अफगान शासकों को अपने नियंत्रण में रखना था। जो इसका मेन उद्देश्य, मेन पर्पस था, अफगान शासकों को अपने नियंत्रण में रखना था। ये कभी दाढ़ी नहीं रखता था। ठीक है, ये कभी भी दाढ़ी नहीं रखता था, है ना। और ये इसका एक पर्सनल ये प्रॉब्लम इसकी थी कि ये दाढ़ी नहीं रखता था, है ना। इसने दक्षिण बिहार तथा बंगाल के नवाब, इसने दक्षिण बिहार तथा बंगाल के नवाब हुसैन शाह से मित्रता की संधि की। देखो, अगर ये मुसलमानों के अप्रोच में होता तो दाढ़ी रखता ही, है ना, क्योंकि उनके धर्म में ये कहा जाता था, पहले उलेमा लोग ये बोलते थे, मौलाना लोग, की दाढ़ी रखना ही एक मतलब एक मुसलमान धर्म का एक प्रतीक टाइप का है। तो इससे इसके मुसलमान प्रेमी होने का भी सबूत नहीं मिलता है। और चूंकि इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, है ना, तो उसके ब्राह्मण होने का भी या हिंदू होने का भी सबूत नहीं मिलता है। ये हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में अफगान जो थे ना, वो ना तो हिंदुओं के पक्ष में थे और ना ही मुसलमान। ये अपना थर्ड फ्रंट खड़ा करना चाहते थे, है ना,
मतलब कि अफगान साम्राज्य एक तरह से पूरा ये चलाना चाहते थे। ना ही हिंदुओं को अपने कंट्रोल में रखते थे और ना ही मुसलमानों को। ये पता नहीं कब किसको क्या कर दे, कोई इनका भरोसा नहीं था। जब इन्होंने ये मस्जिदों पर रोक लगाई थी कि इसमें धार्मिक व्यवस्था नहीं की जगह स्कूल चलाए जाएंगे, है ना, और इसने ताजिया निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो मतलब हिंदू लोग ये बोलते थे कि नहीं भाई ये हिंदू प्रेमी है ना, मुसलमान का विरोधी। लेकिन जब इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया, ब्राह्मण को फांसी इसलिए दे दी क्योंकि इसने बोल दिया कि हिंदू मुस्लिम पवित्र धर्म है, तो भाई ब्राह्मण ये सुनने लगे किस धर्म से, ना तो ये मुसलमान को प्रेम कर रहा है और ना ही ये हिंदुओं को प्रेम कर रहा है। तो ये अपना एक थर्ड फ्रंट अफगान साम्राज्य स्थापित करने का इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो इसके जो अफगान शासकों को अपने नियंत्रण में रखना, ये कभी दारी नहीं बनाता था, है ना, कभी दारी नहीं बनाता था। दक्षिण बिहार तथा बंगाल से इसने मित्रता की संधि की। बंगाल से संधि करने वाला लोदी उसका एकमात्र शासक कौन था? सिकंदर लोदी। हमने आपको बता दिया कि सिकंदर लोदी ही ऐसा सुल्तान था जिसने सुल्तान के रूप में कार्य किया, बाकी ने सब खाना पूर्ति की थी। ठीक है, तो इसने बहुत सारे लोदी साम्राज्य के अंतर्गत कार्य किए थे। ठीक है, अब इब्राहिम, इसके सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी उत्तराधिकारी बना। ठीक है, सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी उत्तराधिकारी बना। अगर इब्राहिम लोदी उत्तराधिकारी बना तो इसने क्या किया, इसका ये सिकंदर लोदी का ज्येष्ठ पुत्र था। सिकंदर लोदी का ज्येष्ठ पुत्र था। ये जो इब्राहिम लोदी था ये सिकंदर लोदी का ज्येष्ठ पुत्र था। इससे एक छोटा भाई इसका जलाल खां था। ठीक है, तो याद रखना, राज्य विभाजन के दौरान इसने मतलब इब्राहिम लोदी ने इसने जलाल खां को जौनपुर दे दिया। जलाल खां को जौनपुर दे दिया। इसने क्या किया, जलाल खां को जौनपुर दे दिया। जब राज्य विभाजन की बात आई तो जो जौनपुर था वो इब्राहिम लोदी के बाबा बहलोल लोदी के द्वारा दिल्ली सल्तनत में लाया गया था 1484 में। तो उसने क्या किया, अपने जो छोटा भाई जलाल खां था, जलाल खां को जौनपुर का सुल्तान मतलब राज दे दिया कि वहां का गवर्नर बना दिया। बाद में उससे ले लिया, पहले दे दिया और बाद में उससे छीन लिया या ले लिया। तो जलाल खां को इसने क्या किया था, जौनपुर का गवर्नर बनाया था। इसने क्या किया, लोहानी फार्मूली सरदारों के खिलाफ दमन की नीति अपनाई। थी। ठीक है, इसने लोहानी फार्मूली सरदारों के खिलाफ दमन की नीति अपनाई थी। किसने? इब्राहिम लोदी ने। इसने क्या किया, 1517 और 18 में इब्राहिम लोदी का युद्ध राणा सांगा से हुआ, जिसे घटोली का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? घटोली का युद्ध कहते हैं। तो घटोली का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो घटोली का युद्ध 1517 और 1518 में। 1518 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था।
किसके बीच? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इसमें लोदी की हार हुई थी। इसमें लोदी की क्या हुई थी? हार हुई थी। ठीक है, अब देखो इब्राहिम लोदी जो था वो सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी था। सबसे पहला सिकंदर लोदी के बाद दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी उसका ज्येष्ठ पुत्र था। उसने अपने छोटे भाई जलाल खां को जौनपुर दे दिया। जौनपुर दिल्ली में किसने मिलाया था? इब्राहिम लोदी ने, बहलोल लोदी ने, सॉरी बहलोल लोदी ने 1484 में जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। और जब इब्राहिम लोदी उत्तराधिकारी बना तो इसने अपने छोटे पुत्र जलाल खां को वहां नियुक्त कर दिया। इसने क्या किया था? और पहले नियुक्त किया और बाद में उसको उससे वापस ले लिया। लोहानी फार्मूली सरदारों के खिलाफ, लोहानी देखो अफगान सरदार जो थे, अफगान सरदार इस जो लोदी वंश था उसके संरक्षक थे। अफगान सरदार लोदी वंश के संरक्षक थे। लेकिन अफगान सरदारों के पहले बहुत सारी उसमें जातियां आ जाती है, लोहानी फार्मूली, है ना। लोहानी और फार्मूली सरदार जो थे उन्होंने अफगान सरदारों के खिलाफ या अफगान कुछ सरदारों से मिलकर इसके साथ मतलब राज्य तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। तो इन्होंने क्या किया? इसने इब्राहिम लोदी ने क्या किया? लोहानी फार्मूली और अफगान, इसमें अफगान भी थे, अफगान के वो सरदार थे जो इसके खिलाफ थे। लोहानी फार्मूली और इसके खिलाफ अफगान सरदारों के विरुद्ध इसने दमन की नीति अपनाई थी। दमन की नीति अपनाई, उनको नस्तो नाबूद कर दिया, उनको मतलब साम्राज्य से ही हटा दिया, कुछ को अपना मार दिया, कुछ को हटा दिया। तो जो इसका जो तख्ता पलट करने वाले जो गैर कानूनी तत्व थे उनको हटा दिया। इसके बाद 1517-18 में इब्राहिम लोदी ने क्या किया? भाई राणा सांगा के सामने ही चला गया। राणा सांगा ने इसको बहुत मतलब जबरदस्त इसको हराया था कायदे से। अब इसके बाद देखो 1517-18 आ गया। 1517-18 आने के बाद पंजाब में जो जब इसने क्या किया? लोहानी और फार्मूली सरदारों के खिलाफ दमन की नीति अपनाई। तो पंजाब में इसके चाचा लोग रहते थे, पंजाब में, है ना, जो सरदार वगैरह चाचा थे। तो उसने क्या किया? मुगलों को उन्होंने कांटेक्ट कर लिया। मुगलों से उन्होंने कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद बाबर को उन्होंने बोला कि भाई आप आ जाइए दिल्ली में, आप दिल्ली में आ जाइए और इब्राहिम लोदी है, ये बहुत फर्क रहा है, इसको आप देखिए आगे। तो बाबर ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया, पहले वो देखने आया। तो 1519 में बाबर की एंट्री होती भारत में। 1519 में इब्राहिम लोदी को उसने पंगा नहीं लिया, क्योंकि बाबर ये देखने आया था कि कैसा क्या माहौल यहाँ चल रहा है। तो जैसे ही जब 1519 में बाबर आया तो उसने देखा कि ये पहले से ही जो इब्राहिम लोदी है वो 1-2 साल पहले 1718 में खुद ही हार चुका है राणा सांगा से ये हार चुका है घटोली के युद्ध में। तो बाबर ने बोला कि नहीं, इसको हराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 1519 में बाबर की एंट्री होती है भारत में। पहला अटैक किया बाबर ने भारत पर, लेकिन वो अटैक जो था वो एक प्री प्लान अटैक था। वो सिर्फ ये देखने आया था कि इब्राहिम लोदी कैसा क्या, कहां का क्या, इनका मकसद क्या है ना, वगैरह, इनकी जो नीति है वो कैसी है। तो इन्होंने जब देख लिया तो 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई है। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई। ठीक है, किसके बीच? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इसमें क्या किया? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दिया। दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया। और क्या किया भाई?
दिल्ली सल्तनत को इसने समाप्त कर दिया। जब दिल्ली सल्तनत को इसने समाप्त कर दिया, ठीक है, और क्या किया इसने, मुगल की नींव रख दी, मुगलों की नींव इसने भारत में रख दी। इस मतलब मुगल जो थे वो दिल्ली पहुंच चुके थे पूरी तरह से। अब इब्राहिम लोदी से एक बहुत अच्छा फैक्ट ये बनता है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध में हुई थी। इब्राहिम लोदी एकमात्र सुल्तान था जिसकी मृत्यु कहां हुई थी, रणभूमि में हुई। ठीक है, इसका मतलब युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोदी। तो इस तरह से लोदी वंश यहां पे खत्म हो गया है ना। लोदी वंश खत्म होने के बाद मुगल भारत में आ गए, मुगल भारत में आ गए, है ना। भारत में मुगलों का आगमन हुआ। ठीक है, भारत में मुगलों का आगमन हुआ। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत में जो सारे वंश चल रहे थे, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद और लोदी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद और लोदी, यहां से लोदी वंश खत्म हो जाता है। लोदी वंश खत्म होने के बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है और एक नया जीवन मुगलों का भारत में शुरू हो जाता है। मुगलों की व्यवस्था भारत में शुरू हो जाती है। ठीक है, इब्राहिम लोदी के मरने के बाद मुगलों की व्यवस्था भारत में शुरू हो जाती है। अब यहां से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज इसमें ये छूटी है, हमने आपको बताया था कि जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक के समय में दक्षिण भारत को भारत में मिलाया गया था। दक्षिण भारत जो था वो दिल्ली में मिलाया गया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो दक्षिण भारत था वो स्वतंत्र हो गया था। स्वतंत्र होने के बाद विजयनगर, बहमनी और मदुरा नामक साम्राज्य, नए साम्राज्य खड़े हो गए थे। तो हम लोग अब इसके बाद से थोड़ा दक्षिण भारत के बारे में देखो। यहाँ पे तो हमने मुगलों को बैठा दिया है, ठीक है, मुगल यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। लेकिन इसके पहले फ्लैशबैक में हम लोग जब तुगलक वंश में जाएंगे तो तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो दक्षिण भारत स्वतंत्र हुआ था, विजयनगर, बहमनी और मदुरा, तीन साम्राज्यों में जो तो तीनों साम्राज्य से क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, दक्षिण भारत, यहां से हम लोग साउथ में चलेंगे, दक्षिण भारत। इसमें 2-3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। विजयनगर के बाद बहमनी साम्राज्य और बहमनी के बाद मदुरा साम्राज्य, ये 3 साम्राज्य हम लोग पढ़ के पुनः हम लोग आ जाएंगे दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग विजयनगर चलेंगे, दक्षिण भारत में विजयनगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म होती भाई। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। 19 अक्टूबर से हमारी जो ऑफलाइन संस्था है वो चालू होने जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट थे, है ना, और जो न्यू स्टूडेंट हमारे जो संस्था में आना चाहते हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नंबर आपके पास ये है, ठीक है, ये इस नंबर पे आप या तो व्हाट्सएप कर देना या तो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 9044881456, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको ऑफिस से दे दी जाएगी। ठीक।